हमारे स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जनसांख्यिकीय संरचना एवं भारतीय समाज। अब मैं उससे थोड़ा आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। भारत की जनसंख्या संरचना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है, आप लोग जानते ही हैं, तथा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 7वां है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हमारा भारत देश 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के स्थान, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा अनुमान 2015 के अनुसार भारत 2022, अभी चल रहा है 2022 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। पूर्व में पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये आंकड़ा 2030 तक हो पाएगा, लेकिन अब 2022 लग रहा है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, ये याद रखें। इसके पश्चात 1881 के उपरांत प्रति 10 वर्ष में देश की जनगणना होती है। प्रति 10 वर्ष मतलब हर दशक। ओके, भारतीय समाज की प्रवृत्ति एवं प्रकृति को जानने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, जनघनत्व, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, इन सभी को जानना परम आवश्यक है। तो हम सबसे पहले भारत की जनसंख्या का आकार और वृद्धि पढ़ने जा रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ये 2011 की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची नहीं रही, परंतु आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात इसमें बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ोतरी हुई। आज़ादी से पहले 1911 मतलब 1911 से 1921 के दशक में तो जनसंख्या में कमी आई, और इसका कारण हम ये मान सकते हैं कि 1919 के दौरान महामारी आई, एक इन्फ्लुएंजा महामारी का एक प्रकोप था, जिस कारण तत्कालीन समय की 5% जनसंख्या अर्थात 1.25 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। आज हम लोग देख रहे हैं ये कोरोना काल चल रहा है, तो ये भी एक महामारी का रूप, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको महामारी का नाम दिया है, तो इसमें भी अभी कुछ कह नहीं सकते कितने करोड़ लोग मारे जाएं। तो हो सकता है इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि ना होकर घटोतरी हो जाए, कमी आ जाए। तो इस आकार में वृद्धि जो हुई, ये मैंने आप लोगों को बताया। पूरी सारणी दे रखी है आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 22 में। अब मैं आपको बताऊंगा भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर क्या है। जन्म मृत्यु स्वास्थ्य तथा औसत आयु से संबंधित आंकड़ों को जन्म मरण आंकड़े कहते हैं। भारत के संबंध में ये सम्यक अधिक विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते, कारण कि यहाँ पर जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण नहीं हो पाता। जन्म दर, भारत में ऊंची जन्म दर का इतिहास रहा है। अभी भी विकसित देशों की तुलना में भारत में जन्म दर ऊंची ही है। विभिन्न दशकों में भारत में अनुमानित जन्म दर जो थी वो इसमें दे रखी है। सारणी नंबर 2 में आप लोग बुक में देखेंगे, आपको मिल जाएगी। मृत्यु दर के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। भारत में आज़ादी से पहले उच्च मृत्यु दर बनी हुई थी। उच्च मृत्यु दर मतलब ऊंची, मतलब अधिक, जो जनसंख्या है उस पर मृत्यु का जो आंकड़ा है वो अधिक था।
कैसे? 1930-31 में मृत्यु दर 36.3 प्रति हज़ार रही, मतलब प्रति 1000 व्यक्ति पर 36 लोगों की मौत होना। वर्तमान में ये 2011 में 7.1 प्रति हज़ार है, 7.1, 1000 पर 7 व्यक्ति, फिर भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी है। भारत में अभी स्वास्थ्य का स्तर, जीवन स्तर, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधा सभी की पहुंच में नहीं आ पाता, कुछ की पहुंच में है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थितियां और भी ज़्यादा ख़राब है, आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं मिलती है। विशेषकर चिकित्सा सुविधा को लेकर मृत्यु दर में ग्रामीण शहरी तथा प्रांतीय विषमता काफ़ी मात्रा में विद्यमान है। ये तो शुरू से रहा है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा जीवन प्रत्याशा के बारे में। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना तथा जीवन प्रत्याशा। भारत युवाओं का देश है तथा वर्तमान तथा जीवन प्रत्याशा मतलब औसत आयु, जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है औसत आयु, भी अधिकांश देशों की तुलना में कम है। हम इसको सारणी 4 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा भारत में है 42%, जो 2011 में घटकर 29% पर आ गया है, तथा 15 से 60 वर्ष तक की आयु का समूह हिस्सा 53% से बढ़कर 63% हो गया है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु का समूह का भाग जो है वो 5% या अब धीरे धीरे बढ़ने की ओर अग्रसर है, तथा 2011 में 8% हो गया है। अगले 1.5 दशक में भारत की जनसंख्या की आयु संरचना में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अगला पॉइंट, भारत में जन्म दर। किसी भी देश की जनसंख्या के ढांचे के निर्धारण में जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा के साथ साथ जन्म प्रजनन दर भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजनन दर समाज की प्रथाओं, परंपराओं, महिलाओं में शिक्षा, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की निर्णय, प्रजनन संबंधी में सहभागिता, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति आदि के बारे में संकेत करता है। ये हमें सारणी नंबर 6 में मिल जाएगा कि किस वर्ष कितनी दर रही। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनघनत्व। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भारत में जनघनत्व कैसा है और जनघनत्व से क्या तात्पर्य है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ हैं तो 1 किलोमीटर आगे चलने पर हम अगर हमारे राइट साइड में जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर वापस नीचे आएंगे 1 किलोमीटर और वापस लेफ़्ट में आएंगे 1 किलोमीटर। तो जो ये एरिया हम देख रहे हैं, ये जो वर्ग देख रहे हैं हम, इसका मतलब हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं वो, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनघनत्व सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, जीवन स्तर, प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्थितियों, सामाजिक संगठन आदि को प्रभावित करता है। भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 18%, जबकि विश्व की 2.4% भूमि ही भारत के पास है। मतलब विचार कीजिए, पूरे विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे विश्व की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आप लोग समझ रहे होंगे कितनी विषमता है जनसंख्या और जो क्षेत्रफल है उसमें। ये सब हमें
सारणी नंबर 7 में मिलेगा, पेज नंबर 24 पर आप लोग ज़रूर देखें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारत में साक्षरता, ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का शिक्षित होना परम आवश्यक है। शिक्षित होने की प्राथमिक एवं अपरिहार्य शर्त साक्षर होना है। शिक्षित व्यक्ति के लिए आजीविका के लिए कई विकल्प विद्यमान होते हैं और इसके साथ ही वह जीवन की श्रेष्ठ दशाओं यथा उत्तम स्वास्थ्य, स्वच्छता, कम जनसंख्या, पोषण स्तर, चिकित्सकीय परामर्श एंड उत्तम जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन, यातायात, सुशासन, जनसंख्या, जनसंचार आदि के प्रति जागरूक हो जाता। आज़ादी के पश्चात भारत में जनसंख्या की दर तेज गति से बढ़ी है। फिर भी आज भी भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़ी संख्या में निरक्षर लोग मौजूद हैं। हम अगर सारणी 8 का अवलोकन करें तो हमें ये सारा जो है साक्षरता की दर पुरुषों की, स्त्रियों की, ये हमें सब समझ में आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर तो प्रति राज्य के हिसाब से भी लिखा हुआ है। सारणी नंबर 8 को अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारत में स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात। स्त्री पुरुष अनुपात की देश की जनसंख्या के लैंगिक संतुलन अथवा असंतुलन का महत्वपूर्ण संकेतक है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती आई है। लेकिन भारत में स्त्री पुरुष अनुपात विगत 1 शताब्दी, इट मीन्स 100 वर्ष, पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय में गिरता जा रहा है। यानी हमारे यहाँ प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या हमेशा अधिक रही है। तो अगर हम सारणी नंबर 9 देखें तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारंभ 1901 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 ही रही है और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ मतलब 2001 में घटकर 933 हो गई है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 रह गई है। तो ये सब हमें सारणी में हमें पता चल जाएगा। आप लोग सारणी को बड़े ध्यान से देखें, गौर से देखें। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उनके जो मैं कुछ अभी आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखें। और वो प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। नंबर फर्स्ट है, बाल लिंगानुपात क्या है और वर्तमान स्थिति को देखकर भावी इसकी हमें तस्वीर बतानी है। इट मीन्स जो सारणी जो बुक में दे रखी है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, तो आपको इसका उत्तर आराम से मिल जाएगा। एंड दूसरा जो प्रश्न है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की विवेचना अब आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है, करनी है, क्योंकि प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आपकी बुक में बिना देखे नहीं मिलेगा, आपको बुक देखनी ज़रूरी है। शिक्षित होने की प्राथमिक एवं अपरिहार्य शर्त क्या है वो आपको इसमें लिखना है। और 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है ये भी आपको बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। राइट डाउन करना है कॉपी में। एंड आपको जैसे कि बताया वेडनेसडे सैटरडे, तो अगर आप वेडनेसडे को कॉपी जमा करवाते हैं तो आपको सैटरडे को कॉपी मिल जाएगी। एनी हाउ कॉपी जमा करानी ही करानी है। ओके, थैंक यू।